एफ कैट में एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि 3 मार्क्स का नुकसान और -1 की पेनाल्टी, जो आपको सीधा मेरिट लिस्ट से बाहर फेंक सकती है। स्पेशली जीएस में जहां निगेटिव मार्किंग सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए रैंडम पढ़ना बंद करो। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ओरिजिनल पेपर, जो ईयर बाय ईयर 25 क्वेश्चन सीरीज को हमने लिया है। आप इसको लगाएंगे, जो एग्जैक्ट एग्जैक्ट लेवल जो एग्जाम का है उसको टेस्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होगा। सो लेट्स डिकोड द ऑफिशियल ट्रेंड और ओपन योर नोटबुक and target 25 out of 25. Okay, so let's start. So question number 1 is Bhimbetka, a famous site of Paleolithic period, is in which state of India? The options are Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh. So the right option is Madhya Pradesh. So इसकी अभी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। द एशियंट आर्कोलॉजिकल साइट भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, वो लोकेटेड कहाँ पे थी? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दिस encompasses द Paleolithic and Mesolithic stage of prehistory as well as the historical period. It was discovered, किसने किया था? विष्णु श्रीधर in 1957-58. The shelter was designated a UNESCO World Heritage in 2003. So right option is option number D, Madhya Pradesh. So next question को चलते हम लोग। Select the correct match of Indian classical dance and their respective dancer. Most important, देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है तो वह अनीता रत्नम भरतनाट्यम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो अनीता रत्नम है वो भरतनाट्यम से बिल्कुल मेल खा रही हैं। सो जो इसके जो बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। जो पल्लवी कृष्णन है वो मणिपुरी से नहीं, मोहिनी अट्टम उनका जो डांस है। सरोडी साइकिया ये किससे थी? सात्रिया डांस से। केलुचरण महापात्रा ये किससे? उड़ीसा से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। How many great powers Mahajanpadas exist in the 7th and early 6th century BC during the lifetime of Lord Gautam Buddha? मतलब गौतम बुद्धा के समय पे 7th और 6th सेंचुरी पे महाजनपद कितने थे? तो ये तो आपको पता होगा कि 16 थे। बट एक बार इनको ये पढ़ लो कि जो इसके जो मेन है कि वो कहाँ पे थे जनपद, जो पूछे जाते हैं कई क्वेश्चंस पे। सो अंगा जिसे चंपा बोलते हैं, मगध जो राजगीर में था, काशी जो वाराणसी हो गया, वत्स जो कौसंबी है, कोसला जो श्रावस्ती है, सुरसेना जो मथुरा है, पांचाल जो अच्छी चत्रा या काम्पीला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। Which of the following act is considered as the precursor of the Indian constitutions? ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। सो इसका जो राइट ऑप्शन है, जो प्रीकर्सर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसको बोलते थे, जो एक्ट था वो था ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को उसे कंसीडर किया जाता है एज प्रीकर्सर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 was byproduct of the legacy started by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका बाय प्रोडक्ट था किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था 1935 का। दिस वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। This act had drawn its content from 4 sources: report of the Simon Commission, discussion and deliberation at the third round table conference, the white paper of 1933, and the reports of the joint selection committees. So the explanation is very important. So read it and match your answers and mark your own answers and match at last. Okay, how many questions you have done right and how many questions you have done wrong. So whenever you match, then you will get the level that you are sitting in the examination hall. So आपको वो फील आना चाहिए कि आपसे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, मैच करने। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। Who was the first temporary chairman of the Constituent Assembly? टेम्परेरी चेयरमैन कौन था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
सो द डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इज द राइट ऑप्शन, जो टेम्पररी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इसका जो एक्सप्लेनेशन वो पढ़ लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। Dr. Sachinand Sinha was the first temporary chairman of the Constituent Assembly. Later on, 11 December 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent president, and vice president was Harendra Kumar Mukherjee. So next question की ओर चलते हैं। जो परमानेंट है वो याद रखना कि राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Which scientist thought of the concept of the steady state of the universe? किसका थॉट था स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स का? ऑप्शन है हेरोल्ड जेफरी, एडविन हबल, पियरे सिमन लैप्लेस, फ्रेड हॉयल। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फ्रेड हॉयल। सो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स वाज किसके द्वारा प्रपोज की थी? बाय ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट हेरमन बोंडी, थॉमस गोल्ड एंड फ्रेड हॉयल इन 1948। The theory suggested that the universe has always existed in a constant state, with new matter constantly being created to fill in the gaps left by the expansion of the universe. However, the steady state theory has largely been replaced by the Big Bang theory, जो बाद में बिग बैंग थ्योरी ने रिप्लेस किया। पहले ये सोच रहे थे कि एक कांस्टेंट स्टेट पे यूनिवर्स रहता है, which provides a more widely accepted explanation of the origin and evolution of the। फिर जो बिग बैंग थ्योरी है उन्होंने इन सारी थ्योरी को साइड कर दिया, वही जो है उसको ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स को मानी जाती है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द आइटम्स इन द लिस्ट विद द फॉर्मूला इन द लिस्ट। क्या है? जीएनपी, जीएनपी से एनएनपी, जीडीपी और एनडीपी। सो इसको डायरेक्ट हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। यही इकोनॉमिक्स की चीजें हैं जो आपको बार बार एग्जाम में रिपीट होते दिखती हैं, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी। सो पर इसका फुल फॉर्म देखेंगे, फिर इसका फार्मूला देखेंगे जिससे इसकी मेजरमेंट होती है नेशनल इनकम की, ठीक है। फिर उसको हम मैच करेंगे मैच द फॉलोइंग से। सो जीएनपी को बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका जो निकालते हैं वो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो अब्रॉड से जो इनकम आती है उसको भी जीडीपी में जोड़ते हैं तो जीएनपी निकल के आती है। एनएनपी क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? जीएनपी में जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब हमने ऊपर देखा उस पर क्या होता है? माइनस करते हैं डिप्रिसिएशन को। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेक्स्ट एक्स सारा जोड़ते हैं। डेट इज जो आपने देखा होगा जो ऊपर जो सेकंड ऑप्शन पे है उसको पूरे को जोड़ के निकालते हैं जीडीपी। एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? जो जीडीपी है उसको उसमें क्या है? डिप्रिसिएशन जब माइनस कर देंगे तो एनडीपी निकल के आ जाती है। सो वी आर तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी। सो आप लोग नहीं, ऑप्शन नंबर ए, इसको आप लोग मैच कर लेना। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ दीज प्लैनेट्स हैज नो सैटेलाइट्स? आपके सोलर सिस्टम से, इकोसिस्टम से और आपके यूनिवर्स से, आपके डीआरडीओ से, आपके स्पेस स्टेशन, इसरो, इससे क्वेश्चंस आते हैं। एक नए क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट और हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। सो क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसमें सैटेलाइट्स नहीं है? सो ऑप्शन नंबर बी, वीनस इज द राइट आंसर। अब इसका हम लोग वो पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मर्करी एंड वीनस आर ओनली प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम व्हिच डू नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट। इनमें इन दोनों में ही नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट व्हाइल मार्स हैज टू नेचुरल सैटेलाइट। आप जैसे हमारे यहाँ जो चंद्रमा है, मार्स में 2 हैं। सो आप क्या है, जो ये चंद्रमा है ये नेचुरल सैटेलाइट्स बोलते हैं इसको, लेकिन मर्करी और वीनस में दोनों में ही नहीं है। वीनस इज द सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। Lucifer is another name for the planet Venus, being bringer of light in Latin. It completes its revolution around the sun in 225 days and revolves from west to east, opposite to the normal direction of most other planets. मीन्स जो वीनस की इसमें वो बताई गई है कि ये ईस्ट टू वेस्ट करता है, बाकी सारे क्या करते हैं जो वो है अपने वो प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, नॉर्मल उनसे अलग करता है। और ये सेकंड जो है नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, और इसकी कोई नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। दैट्स इट।
वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स? किसमें? ऑप्शन है जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपच्यून। सो इसका राइट ऑप्शन है सैटर्न। सैटर्न में सबसे ज्यादा क्या नाम मून्स है, टोटल नंबर आई थिंक 82 है। हाँ, सैटर्न हैज एक्सप्लेनेशन पता है, सैटर्न हैज अंडर ओवरटेकन Jupiter as the planet with the most moons. A team discovered a haul of new moons orbiting the ring planets. It has total 82 moons, where Jupiter second है, जिसमें 79 नेचर सैटेलाइट्स हैं रिकॉर्डेड एट टाइम ऑफ द रिसर्च। ठीक है, उस समय की बात है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हु बैग द 2019 वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल? जो अभी हाल फिलहाल में जो चल रहे हैं ना, आपके जो चैंपियनशिप चल रही हैं, जो अभी वर्ल्ड कप या जो भी कुछ ऐसा होने वाला है, आप स्पोर्ट्स में उन चीज़ों पे ध्यान रखना जो अपने इंडिया की साइड से कोई जीत रहा है, ठीक है, या बाहर किसी नए लोगों ने जीता, ठीक है, कोई ग्रैंड स्लैम चल रहा है, उस पर थोड़ा सा अपनी एक आई रखना। सो इसके जो कौन सी वुमेन थी जिन्होंने अपना वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती? ऑप्शन है केनेरू हम्पी, कैटरीना लेग्नो, मारिया मुंजुक, लाई तेंजी। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 केनेरू हम्पी। ये है इंडिया की फीमेल ग्रैंड मास्टर केनेरू हम्पी वन द वुमेन्स वर्ल्ड का वुमेन रैपिड चैंपियनशिप इन मॉस्को में, रसिया। हम्पी इज द सेकेंड इंडियन टू विन द रैपिड गोल्ड इन द करंट फॉर्मेट आफ्टर विश्वनाथन आनंद के बाद इन्होंने पहली बार दूसरी बार है जो जीती हुई है, who won in 2017. So we are moving to our next question. Which scientist modified the nebular hypothesis in 1796? इसके ऑप्शंस हैं नेविल चैम्बरलैन, एडविन हबल, हैरोल्ड जेफरे, पायरे लेप्लेस। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो पायरे लेप्लेस है, जिन्होंने मॉडिफाई किया था नेबुलर हाइपोथेसिस इन 1796. Explanation पता है, a large number of hypotheses were presented regarding the origin of the earth. One of the first and popular argument was that of German philosopher Immanuel Kant. Mathematician Laplace modified इन्होंने modified किया in 1796, which was also known as the nebular hypothesis. उसे nebular hypothesis बोला गया। Laplace imagined that planets condensed from a primitive solar atmosphere. A nebula formed by interstellar dust and cloud collapsed, condensed and flattened into a protoplanetary disk, initiating the solar system's formation. मतलब सोलर सिस्टम फॉर्मेशन के लिए ये चीजें हुई थी। सो आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना और अपना ऑप्शन मैच कर लेना। आपको क्या याद रखना है, पेरे लैप्लेस ने नेबुला हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड किया था इन 1796। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 12 है, काइनीसॉल हैंडीक्राफ्ट्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जो काइनीसॉल हैंडीक्राफ्ट है वो कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो अभी स्टेट वाइज कंसीडर करते हैं कि इनके हैंडीक्राफ्ट और कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर तो काइनीसॉल हो गया, अरुणाचल प्रदेश में कारपेंट्री और स्मिथी का जो वर्क है वो फेमस है, और मेटल वेयर हिमाचल प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में एम्ब्रॉयडरीज एंड कारपेट्स का फेमस है जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। खर्ची पूजा ऑफ त्रिपुरा इज अ हिंदू फेस्टिवल इन विच हिंदू गॉड इंक्लूडिंग द अर्थ आर वर्शिप्ड? खर्ची पूजा में तो इसके जो ऑप्शंस है वो 14, 12, 8 और 5। सो इसमें कितने हिंदू गॉड को इंक्लूड किया जाता है खर्ची पूजा में? सो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 14 हिंदू गॉड को किया जाता है। जो खराची पूजा है ऑफ त्रिपुरा इज अ हिंदू फेस्टिवल इन विच 14 हिंदू गॉड्स इंक्लूडिंग द अर्थ are worshipped. On this day of puja, the 14 gods are taken to the river, साइदा रिवर के उसमें लेके जाते हैं, by the members of चांताई, जो उनका रॉयल प्रीस्ट होता है। The gods are bathed with holy water and brought back to the temple. उनको नहलाया फिर उसके बाद वापस टेम्पल पे रखा। The word खर्ची is derived from two Tripuri word, खार and खरता, meaning sin and chi, और सी मीनिंग क्लीननेस सिग्निफाइंग और द क्लीनिंग ऑफ सिंस, मतलब जो पापों को धुलने के लिए कुछ मिला के करते हैं
उनकी पूजा है, वर्शिप है। आपको मैंने ये याद रखना है जो खर्ची पूजा है वो कहाँ से बिलोंग करती है, त्रिपुरा से। उनमें कितने गॉड इंक्लूड करे जाते हैं, वो 14। जो अगली बार ये आ सकता है कि खराची पूजा जो है वो कहाँ की है, तो त्रिपुरा की है, ठीक है। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द हंगरी टाइड? जो अभी हाल फिलहाल में बुक रिलीज हो रही हैं, जो पब्लिश हुई हैं, आप उन पे थोड़ा सा एक आई रखना कि आपको पता चलेगा जो अभी फेमस हुई हैं वो आएंगी हाल फिलहाल की। और ज़्यादातर ध्यान रखना जो इंडियन आई हैं, इंडियन वाली ज़्यादा आ जाती हैं। सो द हंगरी टाइड के ऑथर कौन है? ऑप्शन है अमिताभ घोष, मिताली मिलन, रविंदर सिंह या सुधा मूर्ति। सो अमिताभ घोष ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द हंगरी टाइड है ये कंटेम्प्रेरी है स्टोरी ऑफ एडवेंचर की हिस्ट्री एंड आइडेंटिफाई बाय अक्लेम्ड ऑथर अमिताभ घोष। अमिताभ घोष इज वन ऑफ द इंडिया बेस्ट नोन राइटर्स। हिज फेमस बुक्स और कौन कौन सी है? वो है द सर्कल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन्स, डांसिंग इन कंबोडिया, द ग्लास पैलेस। दीज आर इनकी जो उन्होंने लिखी हुई हैं किताबें, ठीक है। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगूबाई हंगल वाज द इंडियन सिंगर फ्रॉम द स्टेट ऑफ, कौन सा स्टेट है? ख्याल साइट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नोन फॉर हर डीप एंड पावरफुल वॉइस। सो कौन सी स्टेट से गंगूबाई हंगल थी? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सो इसका ऑप्शन है कर्नाटक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो इसकी एक्सप्लेनेशन अभी पढ़ते हैं हम लोग। गंगूबाई हंगल वाज एन इंडियन सिंगर फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका से थी इन द ख्याल जीनर, जो उनका जो जेनर होता है ना, या जिसे स्टाइल बोलते हैं, वो ख्याल जेनर था ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। वाज नोन फॉर हर डीप एंड पावरफुल वॉइस। ख्याल सिंगिंग is one of the oldest style of the Hindustani classical music, originating from the Drupad singing style around 12th and 13th century. ठीक है। So next question is who among the following won the third Rabindranath Tagore Literary Prize for his novel The City and the Sea in December 2020? ऑप्शन है कौन जीता था द सिटी एंड द सी नॉवेल के लिए? तो कुछ मिला के ये समझ लो कि ये ऑथर कौन थे, ठीक है ना। सो ऑप्शन है शिखर गुप्ता, राजदीप सरदेसाई, सिद्धार्थ शर्मा या राज कमल झा। सो राज कमल झा इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग। जो राज कमल झा वॉन द थर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर हिज नॉवेल द सिटी एंड द सी इन दिसंबर 2020। दिस नॉवेल इज बेस्ड ऑन द एट्रोसियस केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड मर्डर दैट ब्रॉट इंडिया टुगेदर इन द मॉरल फ्रेंजी। सो आप ये देख रहे हो साल 2 साल तक की जो बुक्स अभी आई हुई हैं, ठीक है, जिन्होंने कोई ना कोई प्राइज जीता है या वो लॉन्गेस्ट सेलिंग है उनकी। सो आप वो चीज़ें उनकी देख लेना जो फेमस है, ठीक है, जो वायरल है, उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना, वही बुक्स आएंगी। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग टू टीम्स प्लेस्ड अगेंस्ट ईच अदर इन द फर्स्ट मैच ऑफ अप्रैल 2021? आप देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, कुछ भी पूछ रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना, अभी आईपीएल हुआ है तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन आ जाए। सो 2021 में तो आपको पता होगा कि मुंबई और आरसीबी के बीच में मैच था, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये कभी कभार आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। इन 1944 वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट्स जॉइंड टुगेदर एंड ड्राफ्टेड अ जॉइंट प्रपोजल टू एस्टैब्लिश अ प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। इट इज आल्सो नोन एज द डैश प्लान। वो कौन सा प्लान था 1944 में जिसमें इंडस्ट्री ने ज्वाइन किया था और एक जो प्रपोजल दिया था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लिए? सो ये कहाँ पे हुआ था? इट वाज नोन एज द कौन सा प्लान? ऑप्शन है बॉम्बे प्लान, 5 ईयर प्लान या इंडस्ट्रियल प्लान या नेशनल प्लान। सो बॉम्बे प्लान की नाम से फेमस है जो दिया था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इन 1944 वेरियस इमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स इंक्लूडिंग जे.आर.डी. टाटा, जे.डी. बिरला, पी ठाकुरदास, कस्तूरीबाई, लालबाई एंड डॉक्टर जॉन मथाई ज्वाइन टुगेदर एंड ड्राफ्टेड अ जॉइंट प्रपोजल। इन्होंने की कि स्टेबलाइज करेंगे प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया को। दिस हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट इज प्रॉपर्ली नोन एज द बॉम्बे प्लान। So we are moving to our next question. Which of the following subjects comes under the state list of the Indian Constitution? State list, concurrent list and central list, इनसे क्वेश्चन आते हैं। सो आप कंकरेंट वाले में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है।
सो ऑप्शंस है पोर्ट, रेलवेज, एग्रीकल्चर एंड बैंकिंग। इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है? सो एग्रीकल्चर है, उसमें स्टेट का अपना अंडर में आता है। सो ये आते किसके अंदर है, कौन सी शेड्यूल के अंदर आता है? 7th शेड्यूल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवाइड्स पावर इनटू 3 लिस्ट। इसमें क्या यूनियन लिस्ट में कौन कौन से आते हैं? डील्स विद फेडरल subjects like banking, currency, atomic energy, foreign affairs, डिफेंस एंड रेलवेज। स्टेट लिस्ट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं? एग्रीकल्चर हो गया, आपकी स्टेट पुलिस हो गई, फिशरीज हो गई, पब्लिक हेल्थ के लिए हो गया और लोकल गवर्नमेंट के लिए हो गया। कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या कवर करते हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, क्रिमिनल लॉ एंड लेबर वेलफेयर। ये कंकरेंट लिस्ट में जो दोनों के लिए आती हैं, ठीक है, स्टेट और यूनियन दोनों का ही इसमें रोल रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 20 है, इंडिया वाज द नेम्ड भारत आफ्टर भारत जना इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इन द फर्स्ट मेंशन ऑफ दिस जना फाउंड। मतलब भारत कहाँ पे मुझे हमें दिखा था भारत जन पे? सो इस कौन से वेद में? सो ऑप्शंस है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो आपको ऋग्वेद में ये देखने को मिला था कि भारत नाम से इसकी एंट्री थी। सो एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। द फर्स्ट मेंशन ऑफ भारत जन इज फाउंड इन द ऋग्वेद आफ्टर whom इंडिया वाज नेम्ड भारत। द ऋग्वेद इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट वेद, कंपोज्ड ऑफ 10 मंडल्स थे और कितने इसके सूक्त से 1028 सूक्त। द प्राइस्ट ऑफ सेज हु रिसाइज द वेद इज कॉल्ड अ होत्री। जो इन्होंने जो उसके प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे, पंडित होते थे, उन्हें होत्री बोलते थे। द फर्स्ट एंड द 10th मंडल्स वर एडेड एट द लेटर स्टेज। जो फर्स्ट और 10वां मंडल है उसको लेटर स्टेज में जोड़ा गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेक्टली पेयर्ड विद द आर्टिकल पर्टेनिंग टू इट। सो आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें कौन सा राइटली मैच्ड है। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग क्या आर्टिकल 24 है। राइट टू एजुकेशन क्या आर्टिकल 22A है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज की 14 साल से जो छोटा बच्चा है उसको एम्प्लॉयमेंट किसी फैक्ट्री में जाने के लिए रोकना, क्या वो आर्टिकल 23 में है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दैट इज आर्टिकल नंबर 21, दैट इज द राइट आंसर। सो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग। Article 21 of the Indian Constitution guarantees its citizen protection of life and personal liberty। पर्सनल लिबर्टी और लाइफ प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 21 है। स्टेटिंग दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, करेक्ट एडजस्टमेंट और अदर पेयर्स। अभी क्या है कि इन्होंने क्या बोला कि जो आर्टिकल नंबर 21 है वो गारंटी करता है किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, किसी भी पर्सन के लिए जो इंडिया का है, डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अलावा। सो अभी बाकी का हम लोग देख लेते हैं। जो प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स है जो वो आर्टिकल नंबर 23 के अंदर आता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए में जो था ना वो आर्टिकल 23 के अंदर आता है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन वो आर्टिकल 24 में आता है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में आता है, 22A में नहीं। सो आपको समझ में आ गया। जो ये प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक के लिए था ये था आर्टिकल 23 एंड राइट टू एजुकेशन वाला था वो था 21A और जो प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट था चाइल्ड लेबर के लिए वो था आपका आर्टिकल नंबर 24। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जीवी मवलंकर। सो आप लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी जी जो थे वो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सो इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। The Constituent Assembly was formed in 9 November 1946 under the framework suggested by the Cabinet Mission Plan. Notably, Mahatma Gandhi was not a member of Constituent Assembly, where Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel and G.V. Malakar actively served on it. इन्होंने इनका रोल था बट महात्मा गांधी जी का इसमें इन्होंने अपना भाग नहीं लिया था या इसके मेंबर नहीं थे। द कंकरेंट लिस्ट, देखो एक और क्वेश्चन आया कंकरेंट लिस्ट से। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड फ्रॉम, जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो हमने कहाँ से लिए? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड या जर्मनी। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं।
The concurrent list in Indian Constitution has been adopted from the Constitution of Australia. Both central and state government can enact laws on subject listed here. क्या है? एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फॉरेस्ट. इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द सेंट्रल लेजिस्लेशन प्रिवेल्स. ठीक है ना. सो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विटामिन, डिसीज, ब्लड. ठीक है. आपके जो सॉल्यूशंस क्या है से विटामिन से की डिफिशियंसी से कौन से डिसीज होती हैं, इनसे क्वेश्चन आता है. एंड वी विल रीडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 24. विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द हेल्थी इम्यून सिस्टम, लो लाइट विजन एंड हेल्दी स्किन. सो इसका जो ऑप्शंस है विटामिन के, विटामिन B9, विटामिन ए, विटामिन B2. सो आपको पता होगा कि लो लाइट विजन और हेल्दी स्किन के लिए और अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन जो एसेंशियल है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट विटामिन नंबर ए. सो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. विटामिन ए एसेंशियल फॉर हेल्दी इम्यून सिस्टम, लो लाइट विजन, हेल्दी स्किन. इट हेल्प्स प्रोड्यूस अ पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन needed for seeing in low light condition. ये क्या एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है रोडोप्सिन, जो लो लाइट कंडीशन के लिए नीड उसकी पड़ती है. इट हेल्प्स द बॉडी फाइट ऑफ इन्फेक्शन से फाइट करे. नेचुरल सोर्स इंक्लूड कैरेट्स, एग्स एंड. बस ये जो चीजें खाओगे तो इससे आपका बढ़ेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज नियासिन? विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B4, विटामिन B3. इनमें से हम किसको नियासिन बोलते हैं? कौन से विटामिन को? विटामिन B3 को हम नियासिन बोलते हैं. विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं. विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं. ठीक है. सो रिमेंबर दिस. B4 कुछ नहीं होता. सो हमारी ये सीरीज कंप्लीट हुई. आज का जो हमारा सेट था, ये सेट था 2022 का. ठीक है. सो आज का ये सेट तो आपने देख लिया, लेकिन जो इसके नेक्स्ट ईयर का पेपर था वहां पूरा गेम बदल दिया था. कुछ ऐसा स्टैटिक जी के क्वेश्चन डाले थे जो अच्छे अच्छे एस्पायरेंट्स गलत करके आए हैं. क्या आप उन ट्रैप्स को के लिए तैयार हो? कल ठीक इसी समय पे हम उसी साल के 25 क्वेश्चन को फोड़ने वाले हैं. इस क्लास की पीडीएफ नीचे लिंक से डाउनलोड कर लेना और कल की हैवी ड्यूटी क्लास के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो. कीप पुशिंग योर लिमिट्स. वंदे मातरम. और याद रखना कि जो अफसर होते हैं वो चीजों को आधे रास्ते में नहीं छोड़ते. अगर आज आपका स्कोर कम भी आया है तो टेंशन नहीं लेना. आपको अपनी कमजोरियों पे काम करना है. आप टॉपिक को रियलाइज करेंगे क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर सेट है, PIQ है, जो बहुत लोग नहीं कराते हैं. बट अब इससे आप समझ पाएंगे कि आ क्या रहा है. आपका जो पेपर का पैटर्न वो जा किस हो रहा है. सो आप उसी तरह से अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे जो वेरी हेल्पफुल होगी आपके लिए और बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन होने वाला है. सो जय हिंद एंड कीप वर्किंग हार्ड and you will get success one day. Thank you.